रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Ladies and gentlemen, this is the program Potential Pakistan. You are welcome again to this program. आज के प्रोग्राम में पोटेंशियल पाकिस्तान के नाम की हैसियत से हमारा मौजू वही रहेगा जो कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है, दैट इज़ द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास मिनरल्स भी हैं, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, हमारे पास बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो अल्लाह ताला ने हमें वदियत की हुई है वही इस मुल्क की पॉपुलेशन है और ख़ुसूसन हमारी नई जनरेशन है, विच इज़ मोर दैन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उस यूथ के लिए हम अगर कुछ कर लें तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के लिए बना लेंगे। और आज के प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं वो मैं आपका तारुफ करा दूं, ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब की और भी बड़ी तारीफ़ है, लेकिन इसकी तारुफ इनका और ज़्यादा मैं क्या कराऊँ। बहुत सारे लोग इनको जनरली जानते हैं और लंबा तारुफ मैं कराऊंगा तो आप बोर होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। पहली तो बात यह है, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर द शो। बहुत आपका धन्यवाद, और आपसे दरख्वास्त है कि अपना तारुफ थोड़ा सा जो मैं नहीं करा सका आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मदऊ किया प्रोग्राम में। जिस तरह आपने बताया, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ ग्रेजुएशन की। अच्छा, 1980 में। अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद वहाँ प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर गुलाम शबीर उनका नाम था। वो फाउंडर थे डर्मेटोलॉजी के पाकिस्तान में। स्किन उन्होंने शुरू की। तो rather I can say he was the father of dermatology in Pakistan. बिल्कुल, आपका लफ्ज़ बिल्कुल आपने ठीक कहा। बस उसके बाद फिर मैं वहाँ से काम किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, प्रिंसिपल रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सर्व किया। बाहर अमेरिका गया, वलायत गया, पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन की पाकिस्तान से। खैर अल्टीमेटली सफ़र करते हुए अब 45 साल हो गए हैं। 1980 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो 45 ईयर्स अब मुझे डर्मेटोलॉजी में हो गए हैं। और अगर ये देखा जाए कि मैं जेनेटिकली तो वो पैदाइशी तौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, वो तो घर में डर्मेटोलॉजी की बातें होंगी ना। तो प्रैक्टिकली 45 ईयर्स से मैं स्किन में हूँ। आजकल मैं फिर किंग एडवर्ड से, जिस तरह आपने बताया, मैं रिटायर होकर तो एक हमारे यहाँ लाहौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मैं वहाँ आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, स्किन का प्रिंसिपल, और साथ डीन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट हूँ। तो यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 6 किताबें अब तक डर्मेटोलॉजी पे लिखी हैं, और कोई 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं मेरे जो स्किन के ऊपर मेरे हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड। जी, बड़ी मेहरबानी। वेरी 100 रिसर्च पेपर्स। जी। तो मैंने बस काम ही यही किया है एकेडमिक्स का। 45 साल में और कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ाई लिखाई। बल्कि इसमें एक और बात बताता चलूँ कि मेरे वालिद ने और मैंने, जब वालिद हयात थे और प्रोफेसर थे वहाँ मेयो हॉस्पिटल में स्किन में, तो हमने एक स्किन डिजीज़ मेरे वालिद ने डिस्कवर की, जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस में हमारी पंजाबी फैमिली के बच्चे पैदा होकर, तो उनकी जब वो पैदा होता है बच्चा कज़न मैरिज में, तो उसके नाखून उतरने शुरू हो जाते हैं, उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, आंखों से खून आता है, और जेनिटल एरिया पेशाब वाली जगह पे भी, और 6 महीने में बच्चे की डेथ हो जाती है। तो वो मेरे वालिद के नाम से अभी भी रेफरेंस बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी जो है ब्रिटिश, जो रुक एंड विल्किंसन है, जो हमारी बाइबल कहलाई जाती है, उसमें मेरे वालिद डैडी के नाम से मशहूर है शबीर सिंड्रोम। पहला बंदा पाकिस्तान अभी तक, और कभी किसी के पाकिस्तान से किसी शख्स का नाम रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी में बाहर की नहीं आया सिवाय मेरे वालिद के। माशाल्लाह। तो वो डैडी ने और मैंने, तब मैं भी वहाँ साथ था, रिसर्च की, तो वो हमने देखा कि कज़न मैरिज जो हैं, इसमें स्किन डिजीज़ में एक डिजीज़ ऐसी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जल्द उसकी उतरनी शुरू हो जाती है पैदाइश के टाइम से। अच्छा। स्किन नाखूनों की, बॉडी की, आंखों की, जिल्द की, और 6 महीने में 10 महीने में बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, कज़न मैरिज जो है जी, इसमें पहली दफ़ा ही अगर कज़न मैरिज हो तो ऐसा हो जाता है कि ये कॉन्स्टेंटली को 10 नस्लों में हो? नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल। देखें,
जेनेटिक डिसऑर्डर जो होती है ना, ये बड़ा वेरी करती हैं। Okay. इसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा डीएनए है जिसने डिटरमिन करना है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कजन मैरिजेज हैं, उनके नॉर्मल बच्चे हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी रिसर्च हो गई है कि आज से 50 साल पहले कजन मैरिज में बच्चा पैदा होके मरता था तो लोग कहते थे कि जी अल्लाह को मंजूर था जी, बच्चा पैदाइशी तौर पे वीक था ये। अब तो जो ही बच्चा पैदा होता है उसको स्किन का छाला भी निकला हो तो वो रिसर्च बता देती है कि ये बच्चे ने जिंदा रहना कि नहीं रहना। तो इसलिए हम लोग जनरली ये कहते हैं कि कजन मैरिजेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे इस्लाम में तो ये अलाउड है, नहीं, बट इट इज प्रॉब्ली नॉट प्रेफर्ड। नहीं, बात यह है, अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो जहाँ रिसर्च साइंटिफिक बात आती है और जहाँ इस्लामिक बात आती है, दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। क्या नबी पाक के ज़माने में कज़न मैरिजेज नहीं होती थी? हमारे सहाबा में जो तब थे नहीं होती थी, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि सबसे बड़ी बात है कज़न मैरिजेज का कहीं हमारे रिलीजन में ममानियत नहीं है, लेकिन एनकरेजमेंट भी शायद नहीं। मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि रिसर्च इतनी बढ़ चुकी है तो मैं हर प्रोग्राम में टीवी के, कब से 45 साल हो गए मुझे, हर जगह मैं एंकर रहा हूँ, मैं हर जगह बात करता हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ कि हमें कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करें तो क्या फर्क पड़ता है? 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, क्या हमें कोई अच्छा मुसलमान लड़का या लड़की नहीं मिल सकता? तो क्यों जरूर आपने अपने चचा, मामू, ताया, पप्पो, खाला के बेटा बेटी की शादी करनी है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बचपन में पता था कि कज़न मैरिजेस में थोड़ा सा को हार्म है। वो वालदा मेरी बताती कि अगर 5, 6, 7 नस्लें कज़न मैरिजेस, मामा फूफी के बच्चों के साथ होते रहें तो वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कोई सही नहीं होती, व्हाटएवर। तो ये तो मुझे पता था, लेकिन स्किन का आज पता चला। वो रीजन उसकी है कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अगर एक 6 नस्लों में कज़न मैरिजेस हो रही हैं तो उनमें क्या होता था कि एक कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का कद बहुत छोटा रह गया और वो फिर आ जाएगी, किसी बच्चे की बिनाई चली गई, एक उसकी आवाज़ ऑडिशन उसकी ठीक ना रही। लेकिन स्किन डिजीज जो हैं ये बड़ी कॉमन है। कभी अगर आप एक पूरा प्रोग्राम मेरे साथ करें, जब कभी करेंगे सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर स्किन के साथ, मौरूसी बीमारियां जो कज़न मैरिजेज में स्किन में आती हैं, तो मैं आपको यहाँ वीडियो के साथ स्किन डिजीज दिखाऊंगा कि जिसको आप डर जाएंगे देख के कि इस किस्म की बीमारियां स्किन की आ जाती हैं। हाँ, अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। ख्वातीन हज़रात, बात तो ये हो रही थी पोटेंशियल पाकिस्तान की, और मेजॉरिटी हमारी चूँकि यूथ है और दैट इज़ द मेन पोटेंशियल जिसको हमने लेके चलना है, और उनके साथ कोई रिलेटेड ऐसी बीमारियां या ऐसा कोई मसला हो तो वो डॉक्टर साहब से अब मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला तो आपसे सवाल ये है कि आजकल सर्दी बड़ी है और सर्दी में बड़े कॉमन इश्यूज आते हैं, स्किन से रिलेटेड भी आते हैं, और हमारे बच्चे बच्चियाँ खुसूसन जो सुबह के वक्त जाते हैं, सर्दी लगती है, मोटरसाइकिल पे इधर उधर व्हाटएवर, इसमें कुछ तरह बताइए कि क्या सूरत हाल और क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्किन का ड्राई हो जाना होता है। नॉर्मली एवरी पर्सन हैज अ ड्राई स्किन। पानी पीना कम हो जाता है सर्दियों में, लोग पानी की कंजम्पशन कम होती है, पसीना कम आता है, पानी कम पीते हैं, और हमने अपने आप को ओवर वार्म रखा होता है। अब जिस तरह आपने बात की है, बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, हम स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, नीचे माएँ तो छोटे बच्चों को 2-2 स्वेटरें पहना रही हैं, नीचे वार्मर होते हैं, लेगिंग्स होती हैं। सो होता ही है कि हम सर्दियों में जब अपने आप को बड़ा ओवर वार्म रखते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो उस वक्त ह्यूमिडिफाई हो जाती है स्किन हमारी, और वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो स्किन की सर्दियों में ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब किसी को कहोगे तुम 10 ग्लास पानी के दिन में पियो, कहेगा डॉक्टर साहब सर्दी में कहाँ पिया, 2-4 पी लें तो बहुत होता है। ये भी गर्मियाँ तो नहीं है कि पसीना बहुत आना है तो गर्मी लग रही पानी पिए। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जब स्किन ड्राई होगी
तो स्किन डिजीजेज भी बढ़ेंगी। और स्किन डिजीजेज में ड्राइनेस के साथ सबसे पहले एक्जिमा आता है, जिसे चंबल कहते हैं। अक्सर औकात आपने लफ्ज़ चंबल सुना होगा, हम लोग अपनी ज़बान में इसको एक्जिमा कहते हैं। खारिश होती है पूरी बॉडी पे, किसी भी हिस्से पे, उसके बाद फंगस आ जाती है जिसको दाद या ददरी कहते हैं। बॉडी पे पैचेस बन जाते हैं। हमारी जो थाइज हैं, ग्रोइंस हैं हमारी, उनमें वो रेड रिंग बन जाते हैं। आम लोग उसको रिंग वर्म कहते हैं, हम उसको फंगस कहते हैं। ये कॉमन बीमारी है। फिर एलर्जीज की बीमारी है। सर्दियों में हम लोग प्रोटीन बहुत खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अंडा, मछली, फिर उसके बाद सी फूड लेते हैं। फिर ये हमारे बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इसके साथ भी एलर्जी शुरू हो जाती है। फिर सर्दियों में एक बीमारी है जिसको स्केबीज कहते हैं। ये वबाई खारिश है, ये लगने वाली है, ये रात को बहुत होती है। और रीज़न क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं, माएँ उनको डेली नहलाती नहीं है क्योंकि सर्दी बड़ी है। अब हम लोग भी, इवन हमारी उम्र में भी कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो इतनी ठंड में नहीं नहा सकता, चाहे घर में गर्म पानी में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के बाद नहाता हूँ। हालांकि ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलती नहीं, मेरी एक अपनी आदत है। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, गर्मियों में 2 दफ़ा मैं शावर लेता हूँ, सर्दियों में 1 दफ़ा मैं शावर लेता हूँ। बिल्कुल ये नहीं रिक्वायरमेंट। और यही मैं सबको भी कहूँगा, जो सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, कि वो भी ये करें कोशिश। लेकिन जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जिस तरह आप कहती हैं, वो माओं को ज़रा डर होता है, सुबह अगर नहा दिया या आके नहाया, ठंड लग गई, निमोनिया हो गया, ये हो गया, तो वो अच्छा उसके साथ फिर बीमारियां और बढ़ जाती हैं। बच्चों में उसके साथ स्केबीज आ जाती है, जिसको खारिश कहते हैं, ये लगने वाली बीमारी है। फिर बच्चियों के सरों में जुएं पड़ जाती हैं, जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, सर नहीं धोए जाते बच्चियों के। ये बीमारियां स्कूल से बच्चियां लेके आते हैं, आपस में बच्चे खेलते हैं, बच्चियां भागते दौड़ते टच करते हैं, ये वो आ जाती हैं। फिर इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस के साथ और बीमारियों में हम जब ये देखते हैं तो हमारे बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में कई दफ़ा अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो तो बाल उतरते हैं। डैंड्रफ बढ़ जाती है सर में, जिसको खुश्की कहते हैं। लोगों की स्किन ड्राई होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो कोई 20 शैम्पू यूज़ किए हैं, मेरी तो डैंड्रफ नहीं जा रही, अब क्या करें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई डैंड्रफ के लिए ये शैम्पू यूज़ करो। उसके बाद क्या कहती हैं, फुलबेरी या बस की बीमारी है, जो वाइट पैच, वो सर्दियों में अक्सर औकात ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, ठंड बहुत होती है। तो वो ये बीमारी जो बरस और फुलबेरी है, इसका जब हम इलाज करते हैं तो धूप लगवाना ज़रूरी होता है इस बीमारी के लिए स्किन पे, तो वो भी बढ़ जाती है। फिर एक बीमारी सोराइसिस है, मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, बड़े बड़े स्केल, वो भी सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एलर्जीज हैं डिफरेंट जो आ जाती हैं, फोड़े, फिंसियाँ, दाने, हमने अपने आप को गर्म बहुत ओवर वार्म रखा होता है, फंगस बन जाती है। तो ये बीमारियां सर्दियों में हमें ज़्यादा देखने में मिलती हैं। और सर्दियों में वो जो नहा के पानी सूखता नहीं है, जी हाँ, तो उससे भी मसले पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बात, थैंक यू वेरी मच, दिस इज रियली a lot of knowledge for me at least, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं ना देते, और हमारे जो लोग सुनने वाले उनको भी पता चला कि ये इश्यूज आ सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ डूइंग, लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये तो अभी हमने कहा कि ये हमारी कोई डाइट में कोई चेंजेस आप बताएंगे, क्या करें कि हम डाइट के साथ इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सबसे बड़ी बात ये, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बैलेंस डाइट का पता ही नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। वो तो है जो सामने आ गया राजू का खाना। बिल्कुल जी। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ जो अंदरूनी शहर लाहौर के होते हैं, अच्छा, खाने पीने वाले, वो कहते हैं ना खाबे खाने वाले, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ जी उस्ताद जी आपने खाने में फल खाते हैं। ओ डॉक्टर साहब फल का टाइम कितने मिलता है, खाने ही ना खा लेने। मैं कहा दूध पीता हूँ, कितने टाइम मिलता है, कढ़ाई, चरगे, मुर्गे, हरीसा ने हरी। द पॉइंट इज हम लोगों को डाइट में सर्दियों में हाई प्रोटीन क्योंकि लेते हैं। हर बंदा कहता है अंडा खाओ, गोश्त खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, फिश खाओ, ये चीज़ें, प्रॉन्स खाओ। तो फ्रूट, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, ये हम भूल जाते हैं। ख्वातीन हज़रात ये बात गौर से सुनिएगा, ये जो आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो हो गया कि ये खाने से ये हो जाता है, यानी प्रोटीन खाने से, लेकिन क्या करना है एक दफा फिर इन्हें बताएं। फ्रूट्स, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, यानी जितना भी हमने जूसेस लेने हैं। आजकल अब सर्दियां हैं,
मौसमी, माल्टा, किन्नू, अनार, इसका जूस है, विटामिन सी, लॉट ऑफ विटामिन, लॉट ऑफ मिनरल्स। सो हमारा इनटेक ये कम हो जाता है। अच्छा, दही लोग खाना बंद कर देते हैं, सर्दियों में मेरा गला पकड़ा जाता है, मेरी छाती पकड़ी जाती है, मेरा ये पकड़ा जाता है। वो यार कुछ नहीं पकड़ा जाता। दही खाने के साथ आप इतना रिफ्रेश फील करते हैं आप लोग दही के साथ। उसके बाद चलें जी, अब तो फ्लेवर्ड योगर्ट मिलते हैं मार्केट में। अब जो आपको वनीला पसंद है, मैंगो पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर्ड पसंद है, लेकिन जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल, ये पानी, बिल्कुल जी, जूसेस के अलावा, जूसेस के अलावा होल फ्रूट। अगर एक बंदा कहता है जी कि नहीं मैं जूस, भाई छोड़ दो जूस, आप माल्टा खाओ, सेब खाओ, केला, अनार खाओ, फाइबर जाए, बिल्कुल फाइबर। तो ये चीजें जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपकी स्किन कभी हेल्दी लुकिंग नहीं होगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा वाटर इनटेक जो है, पानी पीने की बजाय हमें ये चाहिए कि हम ज्यादातर जूसेस और फ्रूट्स पे इन्हिसार ज्यादा करें खाने के साथ। ये तो वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी आधी आबादी ख्वातीन की है, ये डाइट का तो आपने बता दिया। ख्वातीन के साथ एक मसला जो बड़ा है, आधी आबादी है, और ख़वातीन का एक और जो रंग जड़ा चिट्टा होना ना, हर किसी को यही है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स में हम जो पढ़े हुए हैं रंग के, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि चिट्टा रंग हो, काला रंग है, उसमें झड्डो हेल्थ होनी चाहिए, वो ज़रा लोगों को बता दें। ये मैं अपना इतने प्रोग्राम में डिस्कस करता रहता हूँ। ये वो जो स्लोगन आजकल मार्केट में क्रीम पे आता है, काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, इनमें जो क्रीम्स हैं ये वाली गोरा करने वाली मार्केट में, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं और इनमें हैवी मेटल मर्करी भी होती है। अब स्टीरॉइड क्या करते हैं, ये चेहरे पे बाल ले आते हैं ख़वातीन की। ये जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है चेहरे के बालों की ख़वातीन में, जब ये हमारे पास लेज़र कराने आती हैं, तो मैं जब उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा आपको, आपकी उम्र कितनी? कहती है 18-19 साल की। बेटा बाल कब से हैं? ये जी मेरे चेहरे पे बालों को आए हुए कोई 10 महीने, साल, 6 महीने। बेटा किया था, गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाई थी। तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है। डॉक्टर साहब एक बात और क्लियर कर, पता नहीं मैं ही गलत हूँ शायद, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि दुनिया में कोई क्रीम ऐसी नहीं जो रंग गोरा करे। क्या ये सही है कि नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप रंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हेल्थ के जरिए उसको ग्लोइंग। गोरा रंग होना, काला रंग होना, ब्राउन होना, ब्लैक होना, वाइट होना, ये जेनेटिक है, ये मौरूसी है। आपके माँ बाप देखें, हर चीज जेनेटिक है। मैं आपको कहता हूँ आपकी शक्ल आपके चचा पे है, एक बंदा कहता है आपके बेटे की शक्ल आपके मामू पे है, एक कहता है ये तो अपनी मासी से चली गई है, खाला की तरह हो गई है, एक कहता है इसका कद बड़ा लंबा है, इसका ताया लंबा था, एक कहता है इसका कद छोटा, इसकी दादी छोटी थी। हम ये बातें क्यों करते हैं? ये जेनेटिक है। जो अल्लाह ताला रंग देता है ये भी जेनेटिक है, ये भी मौरूसी है। ये जो आपको, हम क्या करते हैं, मैं खुद भी क्रीम बनाता हूं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट क्रीम बना के देते हैं, क्रीम तो खुद डिस्पेंस करते हैं जिसके साथ रंग मॉडिफाई हो जाता है। अब चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनके स्याहियाँ पड़ जाती हैं, जिसको हम मेलाज़मा कहते हैं। अब वो स्याहियों के साथ उनका चेहरा बुरा लगता है। हम वो आती हैं, हम उन्हें कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें मैं गोरा करने वाली क्रीम है या मैं तुम्हें मेम बना दूंगा, एक वलायती मेम या अमेरिकन मेम। हम उन्हें ये कहते हैं हम तो आपको क्रीम दे रहे हैं, हम ये खुद डिस्पेंस करते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं जो हमें पता होता है इस काले रंग को साफ करेंगे, आप लगाएं, आपका चेहरा जो है बड़ा ग्लो करेगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो ये गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी आज व्यूअर्स को यहाँ कि ये बिल्कुल बंद कर दें। जो मार्केट में है, जो आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहार देखते हैं, उससे कुछ नहीं गोरा। हमारे पास आप आए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो स्किन में काम करते हैं, वो खुद आपको बताएंगे कौन सी क्रीम लगाएं जिससे आपका रंग बहुत बदल जाएगा, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। और ये हमारा जो ऑब्सेशन है, काले रंग, गोरा रंग, मेरी सस गोरी, मेरा खामन गोरा, मेरा रंग ऐसा, ये वो, इस ऑब्सेशन से बाहर निकल जाए। और ये जो ख्वातीन का शौक है खुद अपना रंग जैसा भी हो, जी हाँ, बेटे की बीवी जो लानी है, बहू, वो गोरी लानी है, जी हाँ, जी हाँ, और वो गोरी ला के उसके बाद वो जब बहू कभी रंग दिखाती है ना अपना दूसरा, तो फिर कहते हैं जी भाई तुम गोरा रंग ढूंढ रही थी,
तुम्हें गोरा रंग मिल गया, तुमने उसके एटीट्यूड की तरफ तो गौर ही नहीं किया। मैं तो आपको आपकी बात से इसी से मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताता हूँ। अच्छा। मेरे पास एक खातून आई, बुजुर्ग खातून, और वो अपना बेटे को और अपनी बहू को लेके आई दिखाने के लिए। साथ उनके 2 के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे। तो मुझे कहती हैं, डॉक्टर आतिफ, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया था कि जी इस तरह अगर डार्क लोग हों और उनकी शादी गोरी फैमिलीज में कर दी जाए तो बच्चे गोरे हो जाते हैं। तो मेरा बेटा बड़ा डार्क है, ये आप देख रही हैं। मेरी बहू जो है ये तो गोरी चिट्टी है, लेकिन मेरे जो पोते पोतियां हुए हैं वो काले मेरे बच्चे पे चले गए हैं। तो फिर बात क्या बनी? तो मैंने शादी को, मैंने उसको कहा, बीबी जेनेटिक जो चीज़ है, मौरूसी जो चीज़ है, आप अब ये कहीं कि आप गोरी बहू ले आई हैं, बेटे का रंग आपका डार्क है और आपके सारे बच्चे आपकी उस पर चले जाएं। तो मैंने कहा ये कभी डीएनए हमारा जो है, जो जेनेटिक्स हैं, ये इजाज़त देती है इस चीज़ की? मैंने कहा रंग का गोरा होना, कद, काठ, जिस्म, आदात, हर चीज ये जेनेटिक है। मैंने कहा जी अगर आपके बच्चे जो आपके बेटे ने और आपकी बहू से बच्चे पैदा हुए हैं, अगर वो डार्क आपके बेटे पे चले गए हैं तो इसमें आपकी बहू का कसूर नहीं है। उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर है? एक चीज उनको ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बेटा तुम्हारा काला था, बहू गोरी थी, शुक्र करो डब खड़बे नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था कि ख्वातीन का मसला है, ख्वातीन को गोरा रंग होने का शौक़ है, ख्वातीन को ये शौक़ है कि बहू गोरी हो, ख्वातीन का ये शौक़ है कि हमारे आगे औलादें गोरी हों। ये तो इनको क्लियर आपने कर दिया कि गोरा रंग होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। रंग कैसा भी हो, असल में एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, सच बोलें, तमीज़ से बोलें, अखलाक के अच्छे हों। ऐसी खातून अगर काले रंग की भी है तो अच्छी है, उसकी फैमिली भी अच्छी चलती है, और गोरे रंग वाली को तलाक हो सकती है अगर जुबान उसकी ख़राब है। गोरा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। ओके, कहते हैं कि ऊपर से तो हम जैसे हैं, अंदर से काले हो जाएंगे इससे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि आजकल बहुत रवाज है, लेज़र करवाते हैं और एक बोटॉक्स करवाते हैं, फिलर्स यूज़ करते हैं अपने रंग को कुछ स्किन के साथ। ये इसके बारे में बताइए, लोगों का नॉलेज भी बढ़े और इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। बिल्कुल आपकी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। आजकल बहुत ये सोशल मीडिया ने हम लोगों को इतना ख़राब कर दिया है, सोशल मीडिया ने, कि हर शख्स वो देखता है, और वो लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, वो कहता है जी मेरे अगर एक भी चेहरे पे स्याही है या एक भी कोई रिंकल्स पड़ गए हैं या एक भी हल्का सा निशान है तो मैं जाके अपना बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स ये मैं कराऊं। ये होता क्या है? बोटॉक्स है क्या? मुझे तो पता। बोटॉक्स टीके हैं जी। बोटॉक्स एक इंजेक्शन है जो लगाए जाते हैं। अच्छा। एज के साथ जब बंदा 50 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ये रिंकल्स यहाँ पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रोज फीट, और ये वाली जगह जो है ये एग्जैजरेटेड हो जाती हैं। इसको कहते हैं लाफिंग लाइंस। अच्छा। और उसके बाद गर्दन के रिंकल्स बहुत पड़ने शुरू हो जाते हैं ओल्ड एज में, और माथे पे फ्राउनिंग लाइंस बन जाती हैं, जिसके बाद जो कहते हैं कि जी ये मथे ते वाट बड़े पहनते ने, ये उसके लिए बोटॉक्स बना है। ओके। बोटॉक्स पे, और हर ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, हर 6 माह से 9 माह के बाद आपको ये टीके लगवाने पड़ते हैं। अच्छा। ये 6 माह से 9 माह बाद टीका 50 से 1000 रुपए का खर्चा होता है पर विजिट। और ये आपने जाके अपने रिंकल, अपनी आंखों के, अपनी लाफिंग लाइंस, अपने माथे के, अपने गर्दन के ये करवाने हैं। ये किस एज में हो जाता है? ये होते नॉर्मली 50 प्लस पे है। अच्छा। 45 एक औरत में होते हैं मीनोपॉज के बाद। अच्छा, यानी 45 के बाद। मर्दों में 60 के बाद, 50। अच्छा, ये भी जेनेटिक है। अब आपने एज की बात पूछी, एक बंदा आता है 70 साल का, आप उसको कहते हो यार आपकी उम्र कितनी है, वो कहता है जी आप बताएं, आप कहते हैं आप मुझे 55 साल के लगते हो, कहता है भाईजान मैं 70 साल का, आप कहते हो यार तेरी तो शक्ल ही नहीं लगती। ये जेनेटिक हो गया ना उसकी फैमिली में। एक बंदा आपको मिलता है 40 साल का, वो कहता है जी आपको देखते हो तो आपको, वो कहता है आप कहते हो तुम्हारी उम्र कितनी, आपका वो कहता है आप बताओ, आप कहते हैं यार आप मुझे कोई 55 के करीब, वो कहता है जी मैं 40 साल का हूँ, 55 नहीं हूँ। ये भी जेनेटिक है, प्री मेच्योर एजिंग हो गई। अब ये सारी चीजें जो हैं
ये जो प्रोसीजर हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स, पीआरपी, उसके बाद एक्सोसोम्स, उसके बाद ये उन लोगों के लिए हैं कि जिनकी स्किन जो है वो जल्दी एज में ज़्यादा ओल्ड एज लगने लग जाए। अब एक बच्ची की शादी होनी है, उसके रिंकल्स बहुत पड़े हुए हैं, वो बच्ची की उम्र 25-30 साल है और उसको जेनेटिकली रिंकल जल्दी पड़ गए हैं, माँ की तरफ से, बाप की, मैटरनल पैटर्नल साइड पे, हम उसका करते हैं प्रोसीजर। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है, जो आपने ये प्रोसीजर्स के नाम लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो बड़ा खतरनाक काम। यही तो बात है। अताई डॉक्टर, जिसको अतायत कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको क्वैकरी कहते हैं। ये कौन है? अब ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी सैलून में खवातीन जाती हैं। ब्यूटी सैलून का क्या काम है? ब्यूटी सैलून में ब्राइड को तैयार करना, दुल्हन को बनाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, उसका फेशियल करना और उसको कहना कि जी अगर आपकी कोई बालों का मसला, स्ट्रीकिंग वगैरह है तो मैं कर देती हूँ, तो चले जाओ। अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे एक औरत कहे मुझे ब्राइड बनाओ, आके मेरा मेकअप कर दो, मैं तो नहीं कर सकता ना, मेरा काम। जो ब्यूटी सैलून्स हैं उनका काम नहीं है बोटॉक्स, फिलर्स और लेजर्स करना, उनका काम नहीं है कील महासों को ठीक करना। अब वो करती क्या है ब्यूटी सैलून में खवातीन, कि वो जो काम करती हैं, जब कील महासे और स्याहियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे, वो खुद केमिकल पील करती हैं, माइक्रोडर्म एब्रेजन करती हैं, केमिकल लगाती हैं। जो मैट्रिक और एफए पास होती हैं वो लड़कियां या बीए पास होती हैं, जिनको स्किन का पता ही नहीं कि स्किन के लेयर कितने हैं, फिर होता क्या है, वो जब उनका मुंह जला देती हैं या उनके मुंह को बर्न करती हैं, तो मरीज रोता हुआ मेरे पास रात को आ जाता है। हाथ से निकल गई होती होगी बात। नहीं, बिल्कुल निकल। वो क्या कहता है पेशेंट, उसकी माँ कहती है बच्ची की, डॉक्टर साहब अगले हफ्ते इसकी बारात है, ये देखें क्या हो गया। अब मैं कह दूं गए, हमें तो जी किसी ने कहा था जी कि आप ब्यूटी सैलून में जाएं, वो केमिकल पील करेगी, लेटेस्ट फेशियल करेगी, माइक्रोडर्म करेगी, ये करेगी। ये तो आपने क्या बात छेड़ दी। मैंने आपको, ये तो आप जो कह रहे हैं, ये तो अवेयरनेस जो है, जी जी, इसके लिए तो बाकायदा गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट तो बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, पीएमडीसी और हेल्थ केयर कमीशन, ये दो ऐसे इदारे हैं हमारे हेल्थ में जो इसको सारा ओवरलुक करते हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन हमारे मुल्क में मसले मसाइल ऐसे हैं, रेगुलेटरी बॉडी इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। बस आप ये जानते हैं, आपका तजर्बा माशाल्लाह इतना है जिंदगी का कि आप जानते हैं इस मुल्क में जो मर्जी रेगुलेटरी बॉडी बना दो, बस उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों होगी, किस तरह होगी और कब नहीं होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बड़ी बात होती है। मेरे यूनिवर्सिटी में आ गए जी नैब वाले, हाँ, उनकी खातून बड़ी अच्छी, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी, वेरी स्मार्ट गर्ल, डिफरेंशिएशन करके आई जी, एंड शी स्पोक वेरी वेल, अदरवाइज ऑल अप्रिसिएशन फॉर हर। बट द पॉइंट इज कि वो कह रही थी कि ये करप्शन बुरी बात है, ये करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन के ये लॉ है, तो करप्शन में, तो करप्शन के खिलाफ वो लोगों का माइंडसेट बना रही थी। तो बाद में जब क्वेश्चन आंसर हुए तो मैंने कहा कि मैडम, ये जिस वक्त एक इम्प्लीमेंटेशन का अदारा तबलीग करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि आपके पल्ले कुछ नहीं, बस बात खत्म हो गई। या आप तबलीग पे आ गए। बिल्कुल नहीं है, आपने तबलीग करनी है तो तबलीगी जमात को कहें, कि लोगों को बताएं करप्शन बुरी बात है। इस तरह तो करप्शन के खिलाफ एक्शन आप क्या ले रहे हैं, पिछला बताएं कि आपने क्या किया, कितने बंदे पकड़े। आप तो यूज होते हैं पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, जिसको रगड़ा देना उसके खिलाफ मुकदमा कर दो, जिसको छोड़ना अपना बंदा छोड़ दो। और ये एक वो चेयरमैन ने इस्तीफा भी दिया था कि मुझे कहता है जी अपना बंदा छोड़ दो, और वो फ्रॉड है, चोर है, और कोई दूसरा बंदा छोटा मोटा किया कहता है फाड़ लो, क्योंकि दूसरी। दीज आर द थिंग्स। असल में तो ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, आपने जो बातें की बिल्कुल यही बातें, मैंने ये करना नहीं चाह रहा था, मैं ये बताने, आपने बताया कि बिल्कुल बात दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज जो हैं वो तबलीग करें, समझे काम खराब हो चुका है। और ये जो आपने कहा कि जिन्होंने इन चीजों को रोकना है, आपके ब्यूटी सैलून्स पे जो खुद ही प्रैक्टिसिंग शुरू कर दी उन्होंने, मैंने वही कहा ना जी। तो जब वो एक दिन अगर वो ब्यूटी सैलून को गवर्नमेंट इदारा सील करता है, अगले दिन वो कोर्ट से जाके उसको डीसील करा लेते हैं, वो जाके एक स्टे ले लेते हैं कोर्ट ऑर्डर से, बात खत्म हो गई। तो बात ये है कि पूरा आपका हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारे जो डायनामिक्स हैं, जिसका हमारा सिस्टम के, वो इतने इस किस्म के हो चुके हैं कि यहाँ बंदा बहुत फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा रहता है।
डॉक्टर साहब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम एक चीज़ अगर कर लें, वो ये है कि एवरीबडी शुड बी डूइंग समथिंग व्हिच इज़ ही और शी और दैट डिपार्टमेंट इज़ सपोज टू डू। हमारा मसला है कि हम वो काम नहीं करते जो हमने करना है और हम दूसरे काम शुरू कर देते हैं। अब मसलन मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वैसे चूँकि मैं बोलता रहता हूँ कि वापडा के ज़िम्मे हमने इनकम टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया। इनकम टैक्स नहीं बल्कि कंजम्पशन टैक्स कलेक्शन वापडा के ज़िम्मे करोगे तो बिजली का यूनिट 60 रुपये का तो होगा, और जब 60 रुपये का होगा तो इंडस्ट्री आपकी फ़ेल हो जाएगी। इंडस्ट्री फेल हो गई तो एक्सपोर्ट कितने, एक्सपोर्ट कौन करेगा जब आपकी वाइबल नहीं होगी। ये चीज़ें हैं, और इसी तरह और बहुत सारे इदारे हैं जिनका काम नहीं है, वो अपना काम लेके बैठे हुए हैं, दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। CBR FBR वापडा बन गया, और बहुत सारे ये जो नैब है, या तो वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है या फिर वो तबलीग करना शुरू हो गई है। और जिन्होंने काम करना दूसरे वाला मैसेज जो है इस्लाम का वो प्रॉपर नहीं है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है। हम पकड़ के शुरू हो जाते हैं रिचुअल्स को एक्सप्लेन करने के, ऐ करो तो फिर रिचुअल्स आर डेफिनेटली श्योर, नमाज पढ़ना है, लेकिन नमाज से जो उसकी प्रैक्टिकल साइड है वो ईमानदारी है। We are a hypocrite society. That is the problem. Somehow the things are wrong. लेकिन डॉक्टर साहब जिस दिन ये चीज़ सही हो गई ना, इंशाल्लाह it will take not minutes, not but maybe 1 year or 2 years. बस बिल्कुल ठीक. Things will be okay. बिल्कुल ठीक. Resolve ये होना चाहिए कि हमने ठीक करना है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा शोर मचाया ना रिजॉल्व करने का कि हम ये ठीक करना है, अगले दिन कहना तो गड़बड़ कर अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें, ये तो गोरा करने वाली क्रीम के बारे में हमें पता लग गया कि देयर इज नो क्रीम जो गोरा करे, क्योंकि स्किन के ऊपर गोरा करे। और ये अंदर की सेहत और बाहर की गोरा करने वाली क्रीम, इसका कोई कंपैरिजन करके बता दें। अंदर तो क्रीम कोई भी नहीं जाती ना, अंदर के लिए तो मैंने आपको पहले क्या बताया है, सेहत, वाइटामिन्स, फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क, ये आपको अंदर से गोरा कर रहा है। ये आपको जब आप लेते हैं, क्यों हम लोग वाइटामिन खाते हैं अगर मैं आपको कहता हूँ जी आप वाइटामिन शुरू करें, मैं कहता हूँ मैं भी खा रहा हूँ, आप कहते हैं यार मेरी बीवी भी खाती है, मेरे भाई भी खाते हैं, हम वाइटामिन क्यों लेते हैं? बॉडी के लिए लेते हैं ना, कि वाइटैलिटी बॉडी में हमारे में रहे। वाइटामिन में मिनरल्स भी होते हैं, जिंक भी है, आयरन भी है, लेड भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो इस वजह से अंदरूनी अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छा रखना है तो आप वाइटामिन लें, ये वाली सप्लीमेंट फॉर्म। और बैरूनी अगर आपने खाना है तो आपके पास अल्लाह ताला की नेमतें पूरी मौजूद हैं, उनको आप यूटिलाइज करें जो मैंने आपको बताया है। और इसके साथ आपके रंग पे, और मैं एक और बात बताता चलूँ, मैं कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा फैनेटिक नहीं हूँ, आप रेगुलर नमाज पढ़ें, बिल्कुल सही, कुरान पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, आई टेल यू आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन को लोग कहेंगे नूर है। लोग क्यों कहते हैं? हाँ। जब आप आज आप उमरा करके आए तो मैं आपको मिलके कहूँ सर जी ये तो चेहरे पे नूर आया हुआ, तो आप कहो जी मैं अल्लाह के घर तो आए हैं। हम लोग क्यों ये बात करते हैं कि अल्लाह के घर जाओ तो नूर आ जाता है? सो अगर आप 5 वक्त की नमाजें, नमाजों का फ़ायदा क्या होगा? वो नमाजें खाली ये नहीं करनी कि आपने 5 वक्त की नमाजें पढ़ी और आपने स्मगलिंग भी करनी है, आपने शराब भी पीनी है, आपने जुआ भी खेलना है, आपने गलत काम, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 6 महीने बाद आपने अल्लाह के घर चले जाना है और 0 मीटर होके आ जाना है। लोग ये करते हैं, पता अल्लाह की ज़ात को है कि किसको उसने माफ़ करना है, किसको जदा मिलनी है, किसको वो उसने देनी है, वो आप और मैं कोई नहीं है। बात ये डॉक्टर साहब सारे काम गलत करके, लेकिन ये 6 महीने बाद हम 0 मीटर होने जाए, बिल्कुल ये तो बड़ी अल्लाह तो जानता है। एग्जैक्टली, ये तो बड़ी मुनाफकत है ना कि आप यहाँ मुझे दर्स दें कि डॉक्टर साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सुबह उठें, तलावत कलाम पाक करें, डॉक्टर साहब हज करें, उमरा करें, उसके बाद आप क्या करें? आप कहें जी सब गलत काम आप कर रहे हैं। आप जनाब, एक बंदा शराब भी पी रहा है, एक बंदा ज़ख़ीरा दोज़ी भी कर रहा है, एक बंदा स्मगलिंग भी कर रहा है, एक बंदा क्या कहते हैं जुआ भी खेलता है, एक बंदा गलत, और फिर वो 6 महीने बाद जाए, 6 साल बाद अल्लाह के घर जाके सलाम करने कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो गुनाह किए। यही मैं आपको कह रहा हूँ, वी आर ए हिपोक्रेट सोसाइटी। गुनाह माशरे के खिलाफ किए हैं जी जी, और माफिया अल्लाह से मांग रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100%। तो मकसद मैं ये नहीं बात कर रहा, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही ऐसा है, तो इसमें मैं कन्वे ये करना चाहूँगा, हम लोग जब तक मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ,
कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है नहीं है जो मैं नहीं गया। ये मैं आपको, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, यानी मैं और मेरी वाइफ, एवरी यू नेम ए कंट्री एंड आई बीन इन दैट कंट्री। माशाल्लाह। वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं मुल्क? मैं कंपैरिजन, मैं आपको अब आज उसका निचोड़ बता देता हूँ। बड़े बड़े मैंने बुरे मुल्क भी देखे हैं, उनके एक सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। करप्शन अमेरिका में भी है, करप्शन यूरोप में भी है, हर जगह करप्शन अमेरिका में भी है, करप्शन एशिया में भी है, लेकिन लेवल का फर्क है। लेकिन वो जो लेवल है करप्शन का, उस करप्शन में दे से फर्स्ट इज योर कंट्री। यस, एवरीवन से मेरा मुल्क पहले है, मेरा मुल्क पहले है तो मैं हूं, मेरा मुल्क नहीं है तो मैं नहीं हूं। वो अपने मुल्क की पहले बात करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी, हम हर वक्त इस्लाम का रोना रोते हैं, नमाजी परहेजगार, 5 वक्त की नमाजें हम पढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गुनाहगार हम हैं, सबसे गलत काम ज़्यादा हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी हम कर रहे हैं। अब मैं एक पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, ना मैंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन जो इस मुल्क में आजकल हो रहा है, मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मेरा सुबह उठ के अखबार पढ़ने को दिल नहीं करता, मेरा टीवी चैनल देखने को दिल नहीं करता। मैं भी नहीं देखता। आप भी नहीं। मेरे 90%, आप क्या मैं क्या, 90% लोग जो हैं वो कहते हैं टीवी चैनल देखने, स्पोर्ट्स का कोई लगा लो, कोई एंटरटेनमेंट लगा लो, कोई करंट अफेयर ना सुनो, वही बातें, वही एक बात, आपने एक बंदे को पकड़ के वही उसकी बातें, वही आप एक ड्रैग कर रहे हैं दुनिया में, और आपको टॉपिक ही कोई नहीं मिल रहा। लोग मर रहे हैं भूख से, इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है, बुरा हाल है आपका। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, लेकिन अफसोस होता है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, हमने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं क्यों वलायत से बाहर आया, वलायत से पाकिस्तान अमेरिका से आया अपने मुल्क के लिए। आप अगर बाहर पढ़ने गए, आप क्यों इस मुल्क में आए? ओनली बिकॉज ऑफ योर कंट्री। यू सेड आई बिलोंग टू दिस कंट्री। मैं पैदा यहाँ हुआ था, मैं मरूंगा भी इसी मुल्क में। देखें, हमारे ये थे। अब हम लोग ये बातें करते हैं, और जब आप ये लोगों को देखते हैं जिस तरह हम लोग यहाँ आजकल की, हमारे कॉल और फेल में फ़र्क हो गया। हम लोगों ने बहनों भाइयों में आपस में, पैसे वाला भाई बहन है तो जफ्फी डाल लो, अगर एक भाई बहन गरीब है तो उसको दूर लगा दो। हमारे वक्तों में मेरे अब्बा कहते होते थे, बेटा हम लोग फैमिली को बिल्ड करते थे। यस, हम लोगों की फैमिली में जो कोई छोटा होता था उसकी मदद करते थे, उसको हम लाइफ में सेटल करते थे। अब हम उससे डिस्कनेक्ट करते थे। ये हमारा, ये इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो ये फ्यूचर जनरेशन है, विच इज आवर पोटेंशियल, इस फ्यूचर जनरेशन को खुदा के लिए झूठ से बचो, मुनाफकत से बचो। अगर नमाज पढ़ती हो तो जो आप वाली बात है इम्प्लीमेंट करो उसको, जो आप करते हैं। मेरा ये होगा कि बेटा ये करो, अल्लाह ताला। और मैं आपको बताऊं, राज़िक उसकी ज़ात है, बिल्कुल सही है, इज्जत और रिज्क सब उसके हाथ में है। बत्तो इज्जो मंतशा, बत्तो जिल्लो मंतशा। मैं गारंटी से ये कहता हूँ, ये मेरा ईमान है। 45 साल मेरी सर्विस के हो गए हैं, 45 ईयर्स। जो आपके यहाँ लिखा है ना माथे पे, वो मिलना ही मिलना, मैं कहता हूँ वो आपको मिलना ही मिलना है। वो उसकी जात दे रही है, वो आपको मैं नहीं दे रहा, आप मुझे नहीं दे रहे। ये जहाँ हम काम करते हैं, आप यहाँ अगर आपके काम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो नहीं दे रहे, मुझे उसकी वो दे रहा है। पढ़ाने की सलाहियत भी तो वो दे रहा है। बस ये बात, ये ज़बानदानी जो आप में और मेरे में वो वही दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमें जो हमारी किस्मत है, मेहनत करें, काम करें, किसी से ज्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें, किसी का हक ना मारें। जो आपका, जो जिसका राइट है उसको राइट दें। आई टेल यू कि अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब की ऐसी बातें हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि ख़त्म करें, लेकिन सिर्फ एक जो मैंने लर्न किया है इनसे कि गोरा रंग करने वाली क्रीमें इस्तेमाल ना करें, अमाल दुरुस्त करें। अमाल दुरुस्त कर लें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें, लोगों की मदद करना शुरू कर दें। नेक जो काम है, प्रैक्टिकल नेक काम, नमाजों के अलावा भी, वो सब करें। आपका अंदर ठीक हो जाएगा तो चेहरे पे नूर आ जाएगा, और गोरा रंग के करीमों की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो नूर जो है वो आपको अट्रैक्टिव बना देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे विद अस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।